हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं खुद एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ और मैंने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ चालू की है जो कि यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं और बनाता रहूं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज का जो विषय है वो है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। जी हाँ, ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ बिम्स्टेक के विषय में मेंस के पर्पस से बात की है, बाकी एपेक, एससीओ और सार्क के लिए मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के पर्पस से बात की है। बिम्स्टेक के विषय में मैं विस्तृत जानकारी लेके आया हूँ और उसको मेंस के पर्पस से मैंने बात की है। तो फ्रेंड्स, बिम्स्टेक का नोट्स ज़रूर बनाएं और उसको बार बार रीड करें, आपके लिए उपयोगी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर क्विंसटाउन में है, सिंगापुर में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 21 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नीचे इसके मेंबर्स दिए हुए हैं: चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये करता क्या है? ये एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, एपेक जो है, ये इन 21 मेंबर कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। अभी तक के लिए प्रीलिम्स के लिए हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना जानना काफ़ी है। ओके, हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, एससीओ, ये इसका लोगो है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में विद 6 मेंबर्स। आगे आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से 6 मेंबर्स थे जो इसके स्टार्टिंग मेंबर्स थे। बट यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसको ज्वाइन किया था। पर्पस क्या है एससीओ का? एससीओ का पर्पस जो है वो इन जो मेंबर कंट्रीज है, जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कल्चरल, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इन सभी सेक्टर से रिलेटेड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर फील्ड्स में कॉपरेशन को बढ़ाना, सहयोग करना। बट आप तो जानते ही हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं। और इस समय इंडिया चाइना के बीच काफ़ी तल्खियाँ चल रही हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो आप अच्छी तरह जानते हैं सार्क, जो कि इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन ख़राब होने की वजह से जिसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है और वो फेल होने के कगार पे है, वैसे ही एससीओ भी इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो कि अच्छे नहीं हैं, अगर उनमें सुधार नहीं आया तो ये भी संगठन ज़्यादा दिन तक कुछ कर नहीं पाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। एससीओ के मेंबर्स कौन से हैं? जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि इसके स्टार्टिंग मेंबर्स के विषय में आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग मेंबर्स कौन से हैं इसके? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सो फ्रेंड्स, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इन सभी कंट्रीज़ की जो कैपिटल है वो आपको बताना है कि कौन कौन से इनके कैपिटल्स हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया था, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारा नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, ये इसका लोगो है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, नेपाल में। इसका फॉर्मेशन ढाका में हुआ था 8 दिसंबर 1985 को।
ये है क्या सार्क? सार्क जो है, जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, ये एक अंतर सरकारी संगठन है और जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया, जो दक्षिण एशिया की कंट्रीज हैं उनके बीच एक जियो पॉलिटिकल यूनियन है ये। मेंबर्स कंट्रीज कौन कौन से हैं सार्क के? तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये इसकी फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी? इसकी फर्स्ट समिट हुई थी ढाका, बांग्लादेश में, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था 1985, 7 से 8 दिसंबर 1985। और इस ट्रीटी को साइन किया गया था। इसका जो 19th जो समिट है, जो 2016 में होने वाला था, आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स, 2016 में जो 19th समिट होने वाला था सार्क का, वो पोस्टपोन हो गया ड्यू टू उरी अटैक। जी हाँ, पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमला हुआ था कश्मीर के उरी में, और हमारे कई जवान मारे गए थे, शहीद हुए थे। इस आतंकी हमले में, जिसमें हमें इतनी कैजुअलिटी हुई थी, इतने जवान हमारे शहीद हुए, उसी के कारण जो समिट होने वाली थी सार्क की इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में 2016 में, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा डिसीज़न था, क्योंकि हमें इस तरह के देश के साथ कोऑपरेशन नहीं करना है जो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता हो। बातचीत होगी, ज़रूर होगी, लेकिन बिना किसी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिए बगैर। जब तक पाकिस्तान अपना हाथ आतंकी गतिविधियों से पीछे नहीं खींच लेता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये भारत सरकार का स्टैंड है और बिल्कुल करेक्ट और सही स्टैंड है। हमारा स्टैंड आगे भी यही होना चाहिए। इंडिया ने इसका बायकॉट किया था, जो कि इस्लामाबाद में समिट होने वाली थी, 19th समिट होने वाली थी 2016 में, और धीरे धीरे करके अन्य देशों ने भी इसका बायकॉट किया। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेन जो टॉपिक है वो है बिम्स्टेक, जिस पे मैं विस्तृत वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है, मैं तो आपको ऑडियो इंग्लिश में समझाऊंगा, मैं तो आपको ऑडियो हिंदी में समझाऊंगा, ये वीडियो इंग्लिश में है। सो बिम्स्टेक, यहाँ मेंबर कंट्रीज दी हुई हैं आपको। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है और अन्य मेंबर कंट्रीज हैं, नेपाल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 5 कंट्रीज हैं वो साउथ एशिया से हैं, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल। और जो बाकी 2 कंट्रीज हैं वो साउथ एशिया से हैं, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से, म्यांमार और थाईलैंड। बिम्स्टेक है क्या? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी और कैसे हुई थी? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे 1997 में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था, जिसके थ्रू इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके इनिशियली जो मेंबर्स थे उनको बिम्स्टेक बोला जाता था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये
इसके स्टार्टिंग मेंबर्स थे। बाद में ये बिम्स्टेक बन गया 1997 में, जब इसका जो है इसमें म्यांमार ने इंक्लूशन किया। जब इसको म्यांमार ने ज्वाइन कर लिया तब इसको बिम्स्टेक कहा जाने लगा। और बाद में इसको 2004 में, जैसा कि आप देख रहे हैं, नेपाल और भूटान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, क्रिएटिंग एंड एनेबलिंग एनवायरमेंटल फॉर द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजन। जो पर्यावरणीय और इकोनॉमिक जो विकास है उनमें कोऑपरेट करना। एक्सेलरेटिंग सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सभी कंट्रीज आपस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन की फील्ड में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। एनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप। भागीदारी और समानता की जो स्पिरिट है, जो उसका जज्बा है, उसको बढ़ाया जाएगा। प्रिंसिपल्स क्या हैं? सॉवरन इक्वालिटी, संप्रभु समानता। नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति से रहेंगे। पोटेंशियल क्या है इसका? ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड रिप्रेजेंट्स ए रीइंफोर्समेंट ऑफ रिलेशन अमंग दीज कंट्रीज। तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण एशिया के देश और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, उनके बीच कोऑपरेशन बढ़ाना, उनके बीच एक ब्रिज कायम करना, एक पुल बनाना, एक प्लेटफॉर्म देना। इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन सार्क और आसियान मेंबर्स। जो सार्क और आसियान मेंबर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो बिम्स्टेक है इसमें कुछ सार्क कंट्रीज भी हैं। सार्क कंट्रीज में जैसे नेपाल, इंडिया और कुछ आसियान कंट्रीज भी हैं जैसे म्यांमार और थाईलैंड। जी, म्यांमार और थाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं और आसियान मेंबर्स भी हैं वो। और सार्क सदस्यों में नेपाल, इंडिया आदि देश हैं। और ये जो बिम्स्टेक है वो 1.5 बिलियन पीपल्स, जो कि 22% है ग्लोबल पॉपुलेशन का घर है। इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं इन देशों के बीच? तो जैसा कि आप जानते हैं इन देशों के बीच कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है, जो इंडिया को म्यांमार से लिंक करेगा। फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर आने वाले समय में एक विस्तृत वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, ये किस तरह से इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करेगा और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा और इसको कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते क्यों हैं। जैसा कि मैं आपको अभी इतना बता दे रहा हूँ कि जो कलादान एक नदी है जो कि म्यांमार से होकर बहती है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है आसियान हाईवे का, जो कनेक्ट करेगा इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार। और तीसरा जो है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट होने वाला है हुआ है फॉर सीमलेस फ्लो ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक। जो कार्गो ट्रैफिक है और जो पैसेंजर फ्लो है, जो लोगों की आवाजाही है, उसको सीमलेस बनाना, उसको आरामदायक बनाना। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है इसका?
इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है, ये अलाउ करता है इंडिया टू काउंटर चाइना। जैसा कि आप जानते हैं आजकल के आप देख रहे होंगे आजकल की न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जो चाइना है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को काफ़ी ज़्यादा काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस जो है दक्षिण चीन सागर में बढ़ा रहा है। फिलीपींस, ताइवान, जापान आदि देशों के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा रीजनल डिस्प्यूट चल रहा है, कई आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। तो और इंडिया के साथ भी इसका डिस्प्यूट चल रहा है। तो बिम्स्टेक जो है इंडिया को अलाउ करता है चाइना को काउंटर करने में, इंडिया की मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, एक तो इसका ये सिग्निफिकेंस है। सेकंड, एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करता है ये इंडिया के लिए। जैसा कि आप जानते हैं जो सार्क है उसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन ठीक नहीं है, उसके वजह से सार्क ढंग से चल नहीं पा रहा है और उसमें जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो उठाए नहीं जा रहे हैं। तो उसके कारण जो है सार्क की उपयोगिता कम होती जा रही है और इस कारण बिम्स्टेक की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। और बिम्स्टेक जो है ये इंडिया को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है अपने पड़ोसियों से, नेबर से और साउथ एशियन जो सार्क के जो देश हैं उनसे कोऑपरेट करने के लिए, और अन्य जो दक्षिण पूर्व एशिया जो आसियान कंट्रीज हैं उनसे कोऑपरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है ये। और इंडिया के लिए ये जो आप तो जानते ही हैं कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं इंडिया के, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, इनका जो है ना डेवलपमेंट हो नहीं पाया है उतनी अच्छी तरीके से। तो इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बिम्स्टेक का काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है। जो बांग्लादेश है और म्यांमार है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ लिंक है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जब इनके साथ बाय रोड, बाय कार्गो और जो मैंने अभी पहले बताया था जो कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फाइनल है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का वो बिम्स्टेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टिका हुआ है और बिम्स्टेक से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए तो आप सब जानते ही हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है बिम्स्टेक। एरिया ऑफ कॉपरेशन के एरिया कौन कौन से हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, कल्चरल कॉपरेशन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। अब ट्रांसनेशनल क्राइम क्या होते हैं ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे आर्म ट्रैफिकिंग होती है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है जी, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग, ये ट्रांसनेशनल क्राइम्स होते हैं। इनको रोकना इसका कॉपरेशन के मेन मार्ग हैं। चैलेंजेस क्या हैं इनके बीच, तो इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग्स, मतलब कि जो इनकी मीटिंग्स हैं, जो बिम्स्टेक की जो मीटिंग्स हैं वो समय समय पर हो नहीं पाती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ और लगभग 20 साल हो चुके हैं इसको, और 20 साल में सिर्फ 4 मीटिंग्स हुई हैं 2018 तक। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है मीटिंग्स में। सेकंड, जो मेंबर स्टेट्स हैं वो भी इसको इग्नोर करते हैं। जैसे आसियान के जो कंट्रीज हैं, जो म्यांमार और थाईलैंड है, वो आसियान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिम्स्टेक पे कम ध्यान देते हैं।
इंडिया के द्वारा भी थोड़ा सार्क पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, ऐसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सार्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बिम्स्टेक पे भी बराबर इंडिया ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और आसियान देशों के साथ कॉपरेशन बढ़ाने के लिए। बायलैटरल इश्यूज जो हैं मेंबर नेशंस के बीच, जैसे बांग्लादेश फेस कर रहा है रिफ्यूजी प्रॉब्लम, जो कि रोहिंग्या मुसलमानों की है जो म्यांमार से आ रहे हैं, उसको लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहते हैं। और म्यांमार और थाईलैंड के बीच भी बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा है। यूटिलिटी सार्क वर्सेस बिम्स्टेक की क्या है, यूटिलिटी क्या है सार्क की, यूटिलिटी क्या है बिम्स्टेक की, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको पहले पीछे समझा ही चुका हूँ। ये मैप है बिम्स्टेक का, आपको दिख रहा होगा। यहाँ इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड कंट्रीज़ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और सभी लगभग जो है ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं लैंड एरिया से एक दूसरे से, तो इनके बीच कॉपरेशन जो है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हो सकता है। भारत को इस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. और आपके लिए आने वाले समय में मैं इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा, और इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।